आज पढ़ेंगे खून के बारे में। किसके बारे में? ब्लड। जो दुनिया हमारा पीती रहती है, क्या करती है? जो रिश्तेदार पीते रहते हैं कि कैसे है, आपका हुआ क्यों नहीं, कैसे हो, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। ये वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये कहते हैं, उसको खून कहते हैं, जिसको पीने का शौक बहुत लोगों को होता है। समझ रहे हो ना आप? आप बताओ जरा, खून के बारे में आप क्या क्या जानते हो? ब्लड। तो सबसे पहले मुझे ब्लड के बारे में बताओ, खून के बारे में छोटी सी बात कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, ज़रा लिखो। इसका जो अध्ययन होता है, अध्ययन या यूं कहिए स्टडी, इसको क्या कहा जाता है? जो ब्लड का स्टडी है उसको क्या कह के पुकारते हैं, क्या कहेंगे प्यार से इसको? तो आप कहेंगे रक्त, ब्लड। ये बात तो ठीक है। इसके अध्ययन को कहते हैं हीमेटोलॉजी। क्या कहोगे? इसके अध्ययन को कहते हैं हीमेटोलॉजी। आप लिख दो, हीमेटोलॉजी। ठीक बात है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे ब्लड के अध्ययन को कहते हैं हीमेटोलॉजी। रक्त है क्या? रक्त एक, आपसे पूछा जाए रक्त क्या है, तो आप कहेंगे रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या कहेंगे? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है। ये जो बातें हैं ना, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही करवा रहा हूं मैं। क्या करवा रहा हूं? जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाते हैं वो करवाया जाएगा, हेमेटोलॉजी कहते हैं। और आपसे पूछ लिया जाए कि रक्त का पीएच कितना होता है, जो खून होता है ना, रक्त का पीएच कितना होता है, पीएच कितना होता है, आपसे पूछ रहा हूं मैं कि रक्त का पीएच कितना होता है। मैंने ये आपको लिखवाया भी है कभी कभी। हाँ बिल्कुल। दिमाग खाते हैं, दिमाग का दही करते हैं, खून पीते हैं, ये तो रिश्तेदारों की पहचान है। और क्या होगी? आप देखेंगे तो क्या होगी, लिखोगे 7.4। क्या लिख दोगे? 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और आप याद रखेंगे रक्त, इससे आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं फिर भी लिखवा देता हूं, मेरा लिखवाना फर्ज है। कल को आपको मैंने लिखवा दिया कि रक्त का पीएच कितना है, 7.4 है, और क्वेश्चन ये आ जाए कि रक्त कैसा होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए रक्त कैसा होता है, तो ऑप्शन होगा हल्का क्षारीय। लेकिन आप कहोगे सर आपने तो लिखवाया नहीं था, आपने तो पीएच लिखवा कर छोड़ दिया था। तो मेरा फर्ज बनता है, रक्त कैसा होता है? रक्त हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है? रक्त हल्का क्षारीय होता है। रक्त हल्का क्षारीय होता है। ठीक बात है। और बताओ जरा रक्त के बारे में आप क्या जानते हो? सामान्य मनुष्य के अंदर, सामान्य मनुष्य के अंदर कितना रक्त होना चाहिए? आपसे पूछा जा रहा है सामान्य मनुष्य के अंदर कितना रक्त होना चाहिए, तो आप कहेंगे 5 से 6 लीटर। आप लिख लो जरा, सामान्य मनुष्य के अंदर। खून पीते हैं उनमें ज्यादा मिल सकता है, लेकिन मैं सामान्य मनुष्य की बात कर रहा हूं। सामान्य मनुष्य के अंदर, सामान्य मनुष्य के अंदर रक्त 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है। ये मनुष्य के बाहर का कितना परसेंट होता है? हल्का क्षारीय होता है। अगर आपसे पूछा जाए ये मनुष्य के बाहर का कितना प्रतिशत होता है, तो आप कहेंगे सर ये मनुष्य के बाहर का 7% होता है। लिख लो, ये मनुष्य के बाहर का लगभग 7% होता है। कितना होता है? मनुष्य के बाहर का लगभग 7% होता है। बाहर का 7% होता है। आप में से कौन कौन है जो कल की क्लास के लिए तैयार है? कल की क्लास में मैं आपको पॉलिटी के क्या करूंगा, कल की क्लास के अंदर मैं आपको पॉलिटी के 200 क्वेश्चन करवाऊंगा। 200 क्वेश्चन करवाऊंगा 4 घंटे के अंदर। मान के चलिए हर क्वेश्चन के साथ अगर 4 फैक्ट जोड़े तो भी मैं आपको 800 फैक्ट याद करवा दूंगा। तो आपको क्या करना है उस दौरान? आपको बस इतना सा काम करना है कि एक ईयरफोन ले आना और कानों में लगा लेना और एकदम शांति से बैठ जाना। कहीं पर शांति से बैठ जाना, मतलब शांति के साथ नहीं बैठना है, पीस, शांति, जो मन की शांति होते हैं उसकी बात कर रहा हूं। कोई कहे मैं शांति के साथ जाकर बैठ जाऊंगा तो वहां पर बातें होंगी। क्या होगी? वहां पर बातें होगी, पढ़ाई नहीं होगी। तो आप एक ईयरफोन ले लेना, कानों में डाल लेना और 4 घंटे लगातार आप जीके करेंगे और उसके बाद 4 घंटे लगातार
आपकी इंग्लिश की क्लास होगी। ठीक बात है, आप सभी तैयार है ना? तो कल 10 बजे फिक्स 10 AM पर पहुंच जाना हवेली पर। क्या करोगे? फिक्स 10 AM पर हवेली पर आ जाओगे और आकर हाजिरी दे दोगे कि सर मैं आ गया हूं। क्या कहोगे? कि सर मैं आ चुका हूं। ठीक बात है। अब आप मुझे बताओ, रक्त का निर्माण कहां पर होता है? ये लिख दो यहां पर कि रक्त है, इसका निर्माण कहां पर होता है। मैं पूछना चाहूंगा आपसे, निर्माण कहां पर होगा? यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई यहां पर फॉर्मूले नहीं पूछे जाएंगे। आप एक वनडे एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो वहीं पर यही पूछेगा आपसे, रक्त का निर्माण कहां पर होगा? तो आप कहेंगे रक्त का निर्माण होता है कहां पर? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा के अंदर रक्त का निर्माण होता है। ये बात याद रखेंगे ना आप? अगर मैं आपसे कहूं कि इस बात को याद रखना है तो आप याद रख लेंगे? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इतनी सी छोटी छोटी बातें आप कहते हो, हम याद रख सकते हैं। तो यहां तक मैंने जो रक्त के बारे में बताया वो आपको समझ में आ गया ना? रक्त को के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, इसकी पीएच मान 7.4 होती है और ये हल्का क्षारीय होता है और ये कम से कम सामान्य मनुष्य के अंदर 5 से 6 लीटर पाया जाता है और ये मनुष्य के वजन का 7% होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई ना? अब चलें आगे। अब आगे चलकर लिखते हैं, रक्त होता है ना, इसको दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? रक्त को अपन दो भागों में बांट कर चलते हैं। रक्त यानी ब्लड, इसको दो भागों में बांट कर चलते हैं। एक भाग को लिखते हैं प्लाज्मा और दूसरी को लिखते हैं कणिकाएं। क्या लिखते हैं? रक्त कणिकाएं। आपने पढ़ा होगा, एक तो होता है प्लाज्मा, लिखो जरा, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं और दूसरा होता है प्लाज्मा। आप याद रखेंगे, दूसरा होता है प्लाज्मा। तो ये रक्त का 55% होता है। कितना होता है? आप लिखेंगे कि ये रक्त का लगभग कितने परसेंट होता है? तो आप कहेंगे रक्त का ये 55% होता है। इतनी बात याद रखेंगे। ये कितना होता है? ये 55% होता है। और रक्त कणिकाएं कितनी होती है? ये होती है 45%। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कितनी कितनी होती है? 45%। क्या हो गया ऐसा खुश होने की वजह? आएंगे तो अच्छी बात है। अब ये क्या होता है? रक्त का तरल भाग। रक्त का तरल भाग, आप लिखते रहना, रक्त का तरल भाग। जो बता रहा हूं वो याद रखेंगे। आपसे ऐसा नहीं है कि आपने जब एमबीबीएस कर रखी हो उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपसे नॉर्मल पूछा जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसमें जल कितना होता है? तो आप कहेंगे 92% जल होता है। 92% जल। सिर्फ ये क्वेश्चन आते हैं। अगर आपसे पूछ ले प्लाज्मा के अंदर जल कितने परसेंट होता है, तो आप कहेंगे कितने परसेंट होता है? तो आप लिख देना 92% जल होता है। और इसमें पूछे कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, आपसे पूछ ले कि प्लाज्मा के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप कहेंगे फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन प्रोटीन पाई जाती है। आपसे पूछा जाता है कि फाइब्रोनोजन प्रोटीन किस में पाई जाती है। अगर डायरेक्ट रक्त ऑप्शन में दे रखा है, अगर डायरेक्ट रक्त ऑप्शन में दे रखा है तब तो कोई बात नहीं। अगर डायरेक्ट रक्त ऑप्शन में दे रखा है तो ठीक है, वरना अगर ऑप्शन में प्लाज्मा और ये अलग अलग दे रखे हैं तो आप क्या टिक करेंगे? आप करेंगे प्लाज्मा को टिक। क्या आंसर करेंगे? आप करेंगे प्लाज्मा को टिक। इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आरबीसी आती है, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी आती है, और क्या आता है इसके अंदर? इसके अंदर आता है प्लेटलेट्स। ठीक बात है। लाल रुधिर कणिकाएं, सफेद रुधिर कणिकाएं और अच्छा कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, प्लेटलेट्स हो गई। अब आप बताओगे मुझे एक बात और कि अगर प्लाज्मा है, प्लाज्मा में से क्या कर दोगे? फाइब्रोनोजन प्रोटीन को, फाइब्रोनोजन प्रोटीन है, इसको रिमूव कर दोगे, इसको निकाल दोगे। निकालने पर क्या निर्मित होता है? आपसे मैं पूछ रहा हूं कि जब फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाता है तो क्या बनेगा? बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कि जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाएगा तो क्या निर्मित होगा? बताओ जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। और ये कैसा होता है? रंगीन कह दो या हल्का पीला? रंगीन।
और ब्रैकेट में लिख दो हल्का पीला। चलिए बताइए मुझे, अगर इसमें से प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा? आपसे पूछ रहा हूं, प्लाज्मा के अंदर से अगर अपन फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल देंगे तो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं होगा, सीरम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फाइब्रोनोजन प्रोटीन निकालने के बाद बनता है सीरम। ये क्वेश्चन एसएससी कम से कम 10 बार पूछ चुका है और आगे भी पूछता रहेगा कि जब प्लाज्मा के अंदर से फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाता है तो क्या बनता है? तो आप कहेंगे सर जब निकाल दिया जाता है तो पीछे बनता है सीरम। ये वाली बात याद रखेंगे। ठीक बात है, किसी को कोई दिक्कत कोई तकलीफ? चलो आगे बढ़े। आगे बढ़कर अपन पूछते हैं आरबीसी के बारे में। आप जरा मुझे आरबीसी का वैज्ञानिक नाम बता दो। जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी होती है उसका वैज्ञानिक नाम बताओ। लाल रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम आने दो। लाल रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम। अगर मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि लाल रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम क्या होगा तो आप मुझे बताएंगे इसका वैज्ञानिक नाम कौन सा होता है। एक चीज तो ये बता दो, वैज्ञानिक नाम क्या है। दूसरा बात बताओ मुझे, इनका जीवन काल कितना होता है? जीवन काल कितना होता है बताओ जरा। अभी तक इरिथ्रोसाइट बिल्कुल सही है, एक आंसर आ चुका है इरिथ्रोसाइट। वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो आपने बता दिया इरिथ्रोसाइट। क्या होता है? वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट होता है। जरा आप कमेंट बॉक्स में बताओ जो मैं लिख पा रहा हूं उसे आप समझ पा रहे हो ना प्रॉपरली? अगर मैं पूछूं आपको जो मैं लिख रहा हूं वो प्रॉपरली समझ पा रहे हो ना? और मुझे बताओ आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान ये भी बता दो मेरे को। आपने कहा इरिथ्रोसाइट, ठीक बात है। और मैंने पूछा जीवन काल कितना होता है तो आप कहेंगे सर 120 दिन। कितना होता है जीवन काल? जीवन काल होता है 120 दिन। क्या लिखोगे? 90 से 20, वरना एग्जाम में 120 दिन आया हुआ है। एसएससी ने 120 दिन एक्सेप्ट किया है। क्या किया है इसने? एसएससी ने एक्सेप्ट किया है। ठीक बात है। अब आप क्या कहोगे कि सर इसका आंसर हो जाएगा अपने प्लिया। कब्रिस्तान पूछा जाए तो क्या कहोगे कि प्लिया। प्लिया को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आप कहोगे, इसको इंग्लिश में तो कहते हैं स्प्लीन, और इसको तिल्ली भी कहा जाता है। कभी कभी हिंदी वाले प्रॉपर हिंदी में लिख देते हैं, क्या करते हैं उसको दे देंगे तिल्ली लिखकर। याद रख लेना। और इसका अन्य नाम क्या है आप मुझे बताइए। प्लिया को और किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे इसको कहते हैं ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। क्या कहोगे? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। ठीक बात है। अब मैं पूछूं आरबीसी की संख्या पूछी जाए आपसे, कि आरबीसी की संख्या पूछी जाए, कि आरबीसी की संख्या पूछी जाए तो मेल में कितनी पाई जाएगी और फीमेल में कितनी पाई जाएगी? आप मुझे मेल में बताओगे और आप मुझे बताओगे फीमेल के अंदर। आपसे मैं पूछना चाहूं कि मेल के अंदर कितनी पाई जाती है और फीमेल के अंदर कितनी पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में आने देंगे। ब्लड बैंक कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आरबीसी की संख्याएं पूछना चाहूं आपसे तो आप मुझे बताएंगे मेल के अंदर कितनी पाई जाती है और फीमेल के अंदर कितनी पाई जाएगी। तो आप लिखेंगे सर मेल के अंदर लिख सकते हैं अपन 55 लाख घन mm³। ठीक बात है। और फीमेल में पूछे तो 45 लाख घन mm। घन का मतलब क्या होता है? घात 3। ठीक बात है। 50 से 55 माना जाता है, लेकिन आप ये याद रख सकते हो इसको एवरेज निकाल कर 50 माना जाता है। अगर मेल और फीमेल का अलग अलग से पूछा जाए आपसे, मेल और फीमेल का अलग अलग से पूछा जाए तो आप याद रखेंगे। अब आप बताओ आरबीसी से प्रभावित होने वाले रोग कौन कौन से हैं? आरबीसी से प्रभावित होने वाले रोग लिखोगे तो आप कौन कौन से लिख सकते हो? एक तो आप लिखोगे मलेरिया। मलेरिया अगले पेज पर चलते हैं। क्या करते हैं? अगले पेज पर लिखते हैं। क्या करेंगे? वरना आप कहोगे सर खिचड़ी बना दी आपने। क्या किया कि आपने खिचड़ी बना दी। अभी मैं लिखकर छोड़ रहा हूं सिर्फ
कि आरबीसी से होने वाले रोग, मैं जब रोग पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको आरबीसी से प्रभावित रोग, जब रोग पढ़ाऊंगा तो इनको प्रॉपर बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना लिखकर छोड़ देंगे कौन कौन से रोग है। एक तो आप लिखेंगे मलेरिया, और एक आप लिखेंगे कौन सा, एनीमिया। एनीमिया रोग सबसे ज्यादा लड़कियों में पाया जाता है। खून की कमी, खून की कमी की समस्या किस में पाई जाती है, सबसे ज्यादा लड़कियों में पाई जाती है एनीमिया की कमी। इसको कहते हैं खून की कमी, खून की कमी। ये बात आप याद रखेंगे, एनीमिया के अंदर होता क्या है, खून की कमी। अब मैं पूछूं आपसे, क्या आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं? क्वेश्चन ये है, आप लिखिए नोट डालकर, नोट डालकर लिखेंगे कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या यह बात सच है? क्या इसका कोई अपवाद नहीं है? आप मुझे कहेंगे कि सर इसका अपवाद है, हम अभी बता सकते हैं आपको, तो आप मुझे इसके अपवाद बता दो। आप इसके अपवाद बता दो, आप इसके अपवाद बताओ मुझे। नहीं पाया जाता, बिल्कुल सही बात है, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता, लेकिन इसका एक अपवाद भी है, एक नहीं यूं कहो दो। आप लिखेंगे इसके अपवाद कौन कौन से है। एक तो हो गया ऊंट, और एक हो गया लंबा लंबा क्या है, ड्रामा। ये कहां पर पाया जाता है? ये पाया जाता है एंडीज पर्वतमाला में, एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला के आसपास पाया जाता है। ये ऊंट के जैसा ही होता है। क्या होता है? ऊंट और लंबा, बिल्कुल याद रखेंगे आप। किसी को कोई समस्या हो तो बताया जरा। आप बताओ मेरे को कि जो पहाड़ों में लोग रहते हैं, पहाड़ों में लोग रहते हैं, पहाड़ों में रहने वालों में आरबीसी की संख्या कम होती है या ज्यादा होती है? आरबीसी की संख्या कम होती है या ज्यादा होती है? आपसे पूछूं मैं, आरबीसी की संख्या कम होती है या ज्यादा होती है? कोई बात नहीं मगू भाई, आप जब आए तब बढ़िया है। आप बताओ मेरे को कि आरबीसी, पहाड़ों में रहने वाले लोगों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? नॉर्मल लोगों से ज्यादा होती है। क्या होगी? अधिक होगी। क्यों अधिक होगी? क्योंकि वहां पर, ये तो बात याद रखेंगे। अब इसके पीछे की वजह देख लेते हैं। वजह क्या होगी? जैसे 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 ऊंचाई बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी तो क्या होगी? ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी। ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी तो अब समझ रहे हो, जब ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी तो क्या होगा? हमें खून में ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन को तो ऑक्सीजन चाहिए, तो वो बढ़ जाएगा। आरबीसी में आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी ताकि खून में प्रॉपर ऑक्सीजन हर अंग तक पहुंच सके। तो इसकी वजह क्या होगी? जैसे ही O2 की मात्रा घटेगी तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। ये बात याद रखेंगे आप। ऊंचाई में जाओगे तो ऑक्सीजन घटेगी, ऑक्सीजन घटेगी तो आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी। आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी तो मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ गई, और हीमोग्लोबिन कैसा होता है? लाल होता है। इसी वजह से जो पहाड़ी लोग होते हैं वो लाल लाल दिखाई देते हैं, उनके गाल लाल लाल दिखाई देते हैं। बोलते हैं ना कि देख तेरे गाल सेव की तरह लाल है, तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर आरबीसी की संख्या ज्यादा है। तो कैसा होगा? उनके शरीर का रंग कैसा हो जाएगा? आप लिख लो, शरीर का रंग, नोट कर लो, शरीर का रंग, शरीर का रंग लाल होगा। ठीक बात है। अब बात करें आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पता है? आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी, हीमोग्लोबिन, इसका कार्य क्या है? आपसे मैं पूछूं इसका कार्य क्या है, तो आप कहेंगे सर O2 का परिवहन करना। क्या करेगा ये करता है O2 का परिवहन। अब इसे ऑक्सीजन लेकर जानी है, ऑक्सीजन कम हो गई तो हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाएगा, हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाएगा तो शरीर को जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो करेगा काम। अब आप मुझे बताएंगे
हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मैंने कल ही बताया था आपको, जब मैं प्रोटीन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था हीमोग्लोबिन के अंदर। तो आप बताएंगे हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी प्रोटीन सबसे ज्यादा, मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो आप लिखेंगे कि ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक बात है, ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। समझ पा रहे हैं इतनी बात? अब आप मुझे बताओ हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा धातु पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आने दो जरा, हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा धातु पाया जाता है? तो आप नोट करके लिखेंगे हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन Fe पाया जाता है, Fe पाया जाता है। आप मुझे बताओ, मैंने कल बताया था आपको विटामिन B12, विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? आप जरा बताना विटामिन B12 के अंदर कौन सा धातु पाया जाता है? आने दो, कमेंट बॉक्स में जवाब आने दो कि विटामिन B12 के अंदर कौन सा धातु पाया जाता है। अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया, तो आप कहेंगे विटामिन B12 के अंदर पाया जाता है कोबाल्ट। और मैंने आपको क्लोरोफिल के अंदर भी बताया था कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सा धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अंदर कौन सा धातु पाया जाता है? तो आप कहेंगे सर क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि निम्न में से कौन सा असत्य है। क्या पूछेंगे? वो सिर्फ आपसे इतना ही पूछते हैं निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। इतनी सी बातें पूछी जाती है। नेक्स्ट में चलते हैं अपन अगले पेज पे और WBC के बारे में देखते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं, कणिकाएं। आप मुझे बताइए श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो मुझे इतनी सी बात बता दो, क्या बताएंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एक तो आप मुझे रासायनिक नाम बताओ इसका, एक आप मुझे इसका कार्यकाल बता दो, आप मुझे इसका रासायनिक नाम बताओ और इसकी लगभग मतलब लगभग संख्या कितनी होती है? आने दो जरा इसका, और इसको किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे ल्यूकोसाइड कहते हैं इसको। इसका रासायनिक नाम पूछेंगे तो इसको कहते हैं ल्यूकोसाइड। और अन्य नाम पूछा जाए तो कहेंगे शरीर का रक्षक, शरीर का रक्षक, शरीर का रक्षक। और क्या कहते हैं? शरीर का रक्षक कहते हैं। और आने दो, ल्यूकोसाइड कहते हैं, बिल्कुल बात है। शरीर के सैनिक, शरीर का रक्षक, शरीर की आर्मी। लिख दो, शरीर का रक्षक, शरीर की आर्मी और शरीर का सैनिक। क्यों? ये क्या करता है? जो बाहर से अनवांटेड लोग आते हैं, मतलब जो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको खत्म कर देता है। आज जीवन काल कितना होता है इसका? 14 से 20 दिन। जीवन काल लिखेंगे तो लिखेंगे 14 से 20 दिन। याद रखना है, ये बातें एग्जाम में पूछी जाती है। जो बातें मैं लिखवा रहा हूं वो एग्जाम में पूछी जाती है डायरेक्टली। बाकी तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो, लेकिन ये जो बातें मैं बता रहा हूं वो आपको याद रखनी है। फिर मैं पूछूं आपसे कि WBC के अंदर, कि WBC में अनियंत्रित वर्दी, अनियंत्रित वर्दी क्या कहलाती है? अगर मैं पूछूं WBC में अनियंत्रित वर्दी क्या कहलाती है? जब WBC के अंदर अनियंत्रित वर्दी होने लग जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? बताओ जरा, इसे क्या कहकर पुकारते हैं? WBC में अनियंत्रित होने वाली वर्दी, तो आप कहेंगे इसको कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, ये क्या होता है ल्यूकेमिया? मैंने आपको पहले भी बताया ये क्या होता है, ल्यूकेमिया क्या होता है, और ल्यूकेरिया भी बताया मैंने। दोनों का जवाब चाहिए मुझे। आपसे पूछा जाए ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या होता है, बताओ जरा। ल्यूकेमिया क्या होता है? तो आप नहीं बताओगे तो मुझे बताना पड़ेगा। मैं लिखूंगा ब्लड कैंसर। क्या होता है? ब्लड कैंसर। युवराज सिंह को यही था, जब वो खेलते हुए क्या कर रहा था? खून की उल्टियां कर रहा था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी उसको ब्लड कैंसर था। आपको पता है ना उनको क्या था? उनको ब्लड कैंसर था।
उनको क्या था, उनको ब्लड कैंसर था। आप मुझे बताइए ल्यूकेरिया क्या होता है, ल्यूकेरिया। आप कमेंट बॉक्स में आने दें कि ल्यूकेरिया क्या होता है। अभी तक ल्यूकेरिया का आंसर नहीं आया, आंसर देना आप। अब बताओ डब्ल्यूबीसी के प्रकार कितने होते हैं, डब्ल्यूबीसी के प्रकार। आपसे मैं पूछूं डब्ल्यूबीसी के प्रकार कितने होते हैं, तो आप लिखेंगे ये दो प्रकार की होती है, एक होती है कणिका रहित और एक होती है कणिका युक्त। लिखेंगे कणिका युक्त और कणिका रहित, कणिका रहित। आने दीजिए जरा जवाब। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। अब मैं पूछूं कणिका रहित होती है वो कौन कौन सी होती है, तो आप लिखेंगे दो होती है ये, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। कौन सी होती है, मोनोसाइट, मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। अब आप बताओ मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है ये दोनों कणिका रहित होती है, इसमें सबसे बड़ी कौन सी होती है। आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी व्हाइट ब्लड सेल कौन सी होती है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी पूछे जाए तो आप लिखेंगे मोनोसाइट। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के द्वारा कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, तो लिखेंगे सबसे बड़ी। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, सबसे बड़ी पूछे तो आप क्या कहेंगे, सबसे बड़ी पूछे तो आप कहेंगे मोनोसाइट, सबसे बड़ी। और सबसे ज्यादा पूछे आपसे तो कौन सी होगी, न्यूट्रोफिल। कौन सी होगी, न्यूट्रोफिल। आप लिख लो सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा, लिखो न्यूट्रोफिल, ये पाई जाती है सबसे ज्यादा, इसको लिख लेंगे सबसे ज्यादा। ठीक बात है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सबसे कम कौन सी पाई जाती है। सबसे कम पूछी जाए तो आप लिखेंगे बेसोफिल। बेसोफिल, बेसोफिल क्या होती है, ये होती है सबसे कम। क्या होगी, बेसोफिल को पूछा जाए आपसे तो क्या होगा, बेसोफिल होगी सबसे कम। ठीक बात है। नेक्स्ट अपन चलते हैं बिंबाणु के पास। कौन सा अपना तीसरा पार्ट होगा, बिंबाणु। इसको क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, या इसको कहते हैं बिंबाणु। आप मुझे बताइए इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आने दीजिए जरा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम आने दो जरा कमेंट बॉक्स में कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। थ्रोम्बोसाइट, बिल्कुल सचिन का सही आंसर है, लिख देते हैं उसका आंसर थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। क्या लिखोगे, इसका रासायनिक नाम लिखोगे तो आप लिखोगे थ्रोम्बोसाइट। समझ रहे हो आप, ये इसका कार्य क्या है, तो आप लिखेंगे कार्य लिखोगे रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना। अब बताइए मुझे रक्त का थक्का जमाने का काम प्लेटलेट्स का है, लेकिन इसकी सहायता कौन करता है। आप इसकी सहायता के बारे में पूछोगे तब आप क्या लिख सकते हो कि सर इसकी सहायता करता है विटामिन के और धातु कौन सा होता है, कैल्शियम C++। ये क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में सहायता, रक्त का थक्का जमाने में सहायता। समझ पा रहे हैं आप इतनी बातें मेरी। रक्त का थक्का जमाने में सहायता कौन करता है, तो आप लिखेंगे विटामिन के और कैल्शियम आयन रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। अब आप मुझे बताएंगे इसकी आयु क्या होती है, इसका जीवन काल क्या होता है, जीवन काल। तो आप लिखेंगे कि जीवन काल 7 से 8 दिन, 7 से 8 दिन। आप बताइए जरा इसकी संख्या क्या होगी। ये सामान्यतः कितनी संख्या में पाए जाते हैं। आपसे पूछूं प्लेटलेट्स कितने पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे 1.5 लाख से 4.5 लाख। क्या कहेंगे आप
कि 1.5 लाख से 4.5 लाख की संख्या में पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि प्लेटलेट्स कितने पाए जाते हैं, तो आप लिखेंगे 1.5 लाख से 4.5 लाख, 1.5 लाख से 4.5 लाख। अब आप मुझे इतनी सी बात बताओ, डेंगू रोग के अंदर क्या होता है? जब किसी को डेंगू हो जाता है, डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ती है या घटती है? मैं आपसे इतना सा पूछना चाहूं कि डेंगू के रोग के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या घटेगी या बढ़ेगी? बताओ जरा। प्लेटलेट्स की संख्या, बिल्कुल सही आंसर दिया है। आपसे मैं पूछ रहा हूं, डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होती है या वृद्धि होती है? अभी तक आंसर नहीं है किसी का कि प्लेटलेट्स की संख्या के अंदर कमी होगी या वृद्धि होगी। बिल्कुल, आप लिखोगे कि प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होती है। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी, की संख्या में कमी। जब डेंगू हो जाता है तो क्या कहा जाता है? कि बकरी का दूध पिए। किसका? कि बकरी का दूध पीने के लिए बोला जाता है। जिसको डेंगू रोग हो जाता है, डेंगू हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कि भाई तू जा बकरी का दूध पी, अच्छे से बकरी का दूध पिएगा तो जल्दी तेरा डेंगू ठीक हो जाएगा। ये बात आप समझ गए ना? डेंगू को ठीक करने के लिए किसका दूध पिया जाता है? तो आप कहेंगे बकरी का दूध पिया जाता है। अब आप मुझे बताएंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप, अब आप बताइए ब्लड ग्रुप दिया किसने था? ये ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन था? तो आप लिखेंगे खोजकर्ता। सबसे पहले लिखो इसका खोजकर्ता। आप मुझे खोजकर्ता के बारे में बताओ, ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता कौन था? और एक बात और बताओ कि रक्त ग्रुप का, रक्त समूह या रक्त ग्रुप का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? ये दो बातें बता दो आप। तो आप कहेंगे किसका खोज की थी? लैंड स्टीनर ने। किसने की थी? लैंड स्टीनर। कब की थी? 1902 में। और इसका निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? एंटीजन के आधार पर। किसके आधार पर किया जाता है? एंटीजन के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है। अब एंटीजन कितने प्रकार के पाए जाते हैं? आप कहेंगे सर एंटीजन 2 प्रकार के पाए जाते हैं। आप लिखिए एंटीजन। एंटीजन होते हैं 2, एक होता है ए और एक होगा क्या? बी। ये 2 याद रखेंगे कि जो रक्त है उसके अंदर एंटीजन, आरबीसी की सतह पर कितने प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं? ए और बी पाए जाते हैं। अब देखो ब्लड ग्रुप किस प्रकार बना, आप देख पा रहे होंगे। अगर अपन देखें ब्लड ग्रुप के बारे में, क्या करोगे? अपन ब्लड ग्रुप के बारे में देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे निर्धारित होता है। ठीक है। एक होता है एंटीजन ए, ठीक है, एक होगा यहां पर लिखेंगे एंटीजन ए और दूसरा हो गया एंटीजन बी। ठीक बात है। अगर दूसरा एंटीजन बी हो गया और एक होती है एंटीबॉडी, इधर लिखते हैं एंटीजन, इधर लिखेंगे एंटीजन और इधर लिखते हैं एंटीबॉडी। एक बात ध्यान रखना, जिसके अंदर ए एंटीजन है उसके अंदर बॉडी होगी बी। ठीक बात है। उल्टा चलता है इसके अंदर, क्या होगा? एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी होगी बी, और अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होगी? ए। तो आप क्या याद रखेंगे? सबसे पहले अगर ब्लड ग्रुप की बात करें, सबसे पहले अगर ब्लड ग्रुप लिखना चाहें आप तो क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ए। तो ए के अंदर एंटीजन तो क्या आएगा? ए ही आएगा। लेकिन एंटीबॉडी की बात करेंगे तो क्या आएगी? एंटीबॉडी आ जाएगी बी। समझ रहे हैं ना? आपसे पूछ रहा है कि एंटीबॉडी क्या आ जाएगी? बी। लेकिन जब ब्लड ग्रुप बी की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर एंटीजन क्या आएगा? बी, लेकिन एंटीबॉडी क्या आएगी? ए। ठीक बात है, इतनी बात समझ गए। अब ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होगा? ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर आपसे पूछा जाए कि ए बी ब्लड ग्रुप, अगर मैं पूछ रहा हूं ए बी ब्लड ग्रुप, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एंटीजन तो ए और बी दोनों होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी कोई सी भी नहीं होती। एंटीबॉडी कोई सी भी नहीं होती। फिर बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, ठीक है, तो इसके अंदर एंटीजन कोई सा भी नहीं होगा और एंटीबॉडी क्या होगी? ए और बी दोनों। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। एंटीबॉडी हमेशा विपरीत होती है, ये बात मैं बता चुका हूं। आप लिखेंगे एंटीबॉडी, एंटीबॉडी
एंटीजन के विपरीत होती है, एंटीजन के विपरीत होती है। ये किस में रहती है? ये प्लाज्मा में घुली रहेगी। कहां पर रहेगी? ये दो प्रकार की होती है और प्लाज्मा में घुली रहती है। देखो अब बात करें ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, किस आधार पर की गई, तो एंटीजन के आधार पर। एंटीजन कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं, ए और बी, और उसके विपरीत इसके अंदर पाई जाती है एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी होगी कहां पर घुली रहेगी? वो प्लाज्मा के अंदर घुली रहती है। आप ये लिख लेना, जो एंटीबॉडी बी और ए है ये प्लाज्मा के अंदर घुली रहती है। क्या होगी? ये प्लाज्मा के अंदर घुली रहती है, के अंदर। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन किसको दे सकता है और कौन किसका खून ले सकता है। आपसे पूछा जाए कि कौन किसको खून दे सकता है, अब आप लिखो ए, फिर लिखो बी, फिर लिखो ए बी, आपसे पूछे ओ। अब खून दिया किसके आधार पर जाता है? आपसे पूछा जाए ए को खून कौन कौन देगा? जिसके अंदर एंटीजन ए होगा वो इसको खून दे सकता है। तो एंटीजन, या तो उसके अंदर एंटीजन होना नहीं चाहिए, या तो उसके अंदर एंटीजन होना नहीं चाहिए, और हो तो कौन सा हो? ए। ये बात याद रखेंगे, अगर हो तो कौन सा हो? ए। तो अब ए को खून देना है तो कौन दे पाएगा? ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? दे पाएगा। फिर बचा ओ भी इसको दे देगा। लेकिन अगली बार बात करें बी के केस में, तो बी को बी भी दे सकता है और ओ दे सकता है। अब ए बी की बात की जाए, मैं बात कर रहा हूं ए बी की, तो ए बी के अंदर क्या होगा? अब ए और ए बी ब्लड ग्रुप वाला है, इसके अंदर ए एंटीजन पाया जा रहा है तो वो आराम से दे देगा। अब ए वाला है, उसके अंदर भी ए एंटीजन पाया जा रहा है, वो भी दे सकता है। और बी है, बी भी दे पाएगा। और ओ तो वैसे भी सबको दे ही सकता है, ठीक बात है, ओ तो सबको दे ही सकता है। अब ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीजन नहीं है, कोई सा भी एंटीजन नहीं है, तो इसको सिर्फ कौन दे सकता है? तो इसको सिर्फ ओ ही दे सकता है। तो आप यहां से क्या देख सकते हो कि ए बी तो सबका ले सकता है। अगर ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए बी तो सबका ले सकता है, लेकिन दे कौन सबको सकता है? तो आप कहेंगे दे सिर्फ ओ सबको सकता है। तो अपन यहां से एक बात निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? और सर्वग्राही, आपसे पूछा जाए सर्वग्राही और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, तो सर्वदाता पूछा जाए तो आप लिखोगे ओ माइनस। क्या लिखोगे? ओ माइनस। और सर्वग्राही पूछा जाए तो आप लिखेंगे ए बी प्लस। ये वाली बात याद रख लेना। सबको देने वाला ओ माइनस और सबसे लेने वाला ए बी प्लस, ठीक बात है, ए बी प्लस। अब आप बताओ कि ये रक्त समूह का निर्धारण कैसे होता है। जैसे बताइए कि रक्त समूह है, रक्त समूह का निर्धारण, रक्त समूह का निर्धारण कि माता और पिता का ब्लड ग्रुप ये है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। आपसे पूछा जाता है कि रक्त समूह का निर्धारण कैसे होगा। अगर मैं पूछना चाहूं, अगर माता और पिता का ब्लड ग्रुप, अगर माता और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, मान लो कि जैसे अगर पिता है उसका ब्लड ग्रुप ए बी आ गया, ठीक बात है, और माता है, माता का भी ब्लड ग्रुप क्या है, माता का भी ब्लड ग्रुप ए बी है, तो होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। आपसे मैं इतना सा पूछना चाहूं, होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो या नहीं लिख सकते कि ए, और इसको भी तोड़कर लिख दो। क्या लिखोगे इसको तोड़कर? इसको तोड़कर आप लिख दोगे बी, और इसी प्रकार इसको भी तोड़कर आप लिख दो ए, और इसको तोड़कर लिख दो बी। अब देखिए, अगर मान लो ए के साथ ये एंटीजन आ जाता है तो ए दो बार आएगा, ठीक है, और अगर इस एंटीजन ए के साथ अगर ये वाला आ जाए तो ए बी, ठीक बात है। और यहां पर देखा जाए तो ए के साथ ए, फिर से ए बी, और यहां पर बात करें तो बी के साथ बी आया तो बी बी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए वाले को क्या लिखोगे, ब्लड ग्रुप क्या बना यहां से ए, और यहां से ए बी, और यहां से बी। तो अब पैदा होने वाले बच्चे में परसेंटेज पूछा जाए आपसे कि 25% चांस है क्या कि बच्चा ए का होगा,
मतलब बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। और 50% चांस है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। ठीक है, और 25% चांस क्या है कि 25% चांस बन रहा है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप हो जाए बी। इस प्रकार से आपको ब्लड ग्रुप निकाला जाता है। ठीक बात है, समझ गए आप। अब नेक्स्ट एक और आपको दिखाता हूं, एक और देखिए आप। मान लो पिता है, उसका ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, और माँ है, उसका ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, तो यहां पर कोई ब्लड ग्रुप एंटीजन नहीं है तो इसको ओ मान लेंगे। यहां पर एक तो है ए, ठीक है, और दूसरा क्या आ गया, ओ। अब देखिए इस ओ के साथ आएगा तो ए ब्लड ग्रुप का बच्चा पैदा हो सकता है, फिर इसके साथ ओ आएगा तो ओ ब्लड ग्रुप का बच्चा पैदा हो सकता है, फिर इसके साथ देखा जाए तो फिर से ओ का एक ब्लड ग्रुप का बच्चा पैदा हो सकता है, इसके साथ देखोगे तो ओ का। तो इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हो कि 50% चांस तो है कि बच्चा किस ब्लड ग्रुप का पैदा हो रहा है, कि ए का, और 50% चांस है कि बच्चा किस ब्लड ग्रुप का पैदा होगा, ओ का। ओ ए और ओ के अलावा अगर मान लो ए और ओ के अलावा अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो ये इन दोनों का नहीं है। समझ पा रहे हैं ना आप, कि अगर यहां पर ए और ओ के अलावा किसी दूसरे ग्रुप का बच्चा पैदा हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये बच्चा इन दोनों में से तो नहीं है, इसके अंदर तीसरा आदमी भी शामिल है, नाम चाहे किसी का हो लेकिन इन दोनों का नहीं है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। फिर मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं आर एच फैक्टर क्या होगा। आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर क्या होता है, जो अपन ब्लड ग्रुप के अंदर जो अपन क्या लिखोगे, आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर की खोजकर्ता कौन है। अगर मैं आपसे इतना सा पूछूं कि आर एच फैक्टर, इसके खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता, तो आप कहेंगे लैंड स्टीनर एंड विनर। कौन है, लैंड स्टीनर और विनर। इसकी खोज किसमें की गई थी, इसकी खोज किसने की थी, तो आप कहेंगे इसकी खोज की गई थी रिसस मंकी में, रिसस बंदर के अंदर इसकी खोज की गई थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको आर एच फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको आर एच फैक्टर कहा जाता है। आप याद रखेंगे क्या कहते हैं, इसको आर एच फैक्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये किस पर पाया गया था सबसे पहले, ये मकाका का जो रिसस बंदर था उसके अंदर खोजा गया था। इसे क्या कहते हैं, इसे डी एंटीजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे डी एंटीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे डी एंटीजन कहा जाता है। याद रखेंगे आप, इतनी सी बात आपको समझ गए। अगर डी एंटीजन उपलब्ध है तो इसे क्या कहेंगे, आर एच प्लस, और अगर अब्सेंट है तो इसे कहेंगे आर एच माइनस। तो आप लिखेंगे प्रेजेंट के केस में तो लिखा जाता है प्लस, और अब्सेंट के केस में लिखा जाता है माइनस, अब्सेंट। छोटी छोटी बातें समझ पा रहे हैं। रिसस मंकी पर खोज हुई थी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। अब एक पूछा जाता है कि जैविक रूप से अवैध शादी, जैविक रूप से अवैध शादी कौन सी होती है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जैविक रूप से अवैध शादी कौन सी होती है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जैविक रूप से वर्जित शादी कौन सी होगी। हाँ हट गया, बताइए। जैविक रूप से अवैध शादी पूछी जा रही है आपसे, मैं पूछना चाह रहा हूं कि जिसमें क्या होगा, कि जिसमें वर के अंदर आर एच प्लस है और वधु के अंदर
वधु के अंदर RH माइनस है, ऐसी शादी वर्जित होती है। मतलब अगर लड़के का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और लड़की का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, लड़के का पॉजिटिव और लड़की का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो उनका प्रथम बच्चा तो उसमें क्या होगा, इसका प्रथम बच्चा तो स्वस्थ होगा, ये याद रखेंगे। प्रथम बच्चा कि प्रथम बच्चा तो स्वस्थ होगा, लेकिन दूसरा बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। क्या रहेगा? दूसरा बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। वजह क्या होती है? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना, उस टाइम जो ब्लड होता है ना बच्चे के अंदर, वो कैसे बहता है? बच्चे से माँ की ओर बहता है, बच्चे से माँ की ओर बहता है। प्रसव जो बच्चे की डिलीवरी होती है उस दौरान कहां पर लिख लो आप, क्या लिखोगे? प्रसव के दौरान बच्चे से मां की ओर खून का प्रवाह होता है। ठीक बात है। तो दो एंटीजन माइनस और प्लस एक जगह पर नहीं पाए जाएंगे। क्या कहते हैं? मां के अंदर होगा माइनस और वहां पर ऑलरेडी प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? बच्चे को पैदा नहीं होने देंगे। हाँ, इरिथ्रोफिटिलस, बिल्कुल सही कहा आपने। इरिथ्रोब्लोफिटिलिस इस रोग का नाम है, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। तो इस रोग को आप लिख लो इरिथ्रोफिटिलस। इरिथ्रोफिटिलस